एक गांव में सिमरन नाम की एक लड़की रहती थी। सिमरन अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। उसके पिताजी गांव के बहुत बड़े व्यापारी थे, जिस वजह से उनके पास बहुत धन था। मगर सिमरन के अंदर इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं था। वो सभी से अच्छे से बात करती थी और किसी को पैसों की जरूरत होती तो वो अपने पिताजी से मांग कर दे दिया करती थी। एक दिन सिमरन की दोस्त काजल सिमरन के पास आई। वो बहुत उदास लग रही थी। क्या हुआ काजल, तू इतनी उदास क्यों है? बोल, क्या समस्या है? क्या बताऊं तुझे, रहने दे। अरे बोल तो सही, क्या पता मैं तेरी मदद कर सकूं। सिमरन, मेरे पिताजी की नौकरी चली गई है, खेत भी बंजर हो गया है, कोई साधन नहीं बचा पैसा कमाने का, इसलिए हर रोज मेरे घर पर लड़ाई होती है और अब मैं आगे और पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगी। ये सुनकर सिमरन को बहुत दुख हुआ। काजल, तू परेशान मत हो, मैं जरूर तेरी मदद करूंगी। मैं आज ही अपने पिताजी से बात करती हूँ। सिमरन शाम के वक्त अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप तो जानते हैं कि मेरी एक दोस्त है काजल। हाँ हाँ जानता हूँ, तो क्या? उसके पिताजी की नौकरी चली गई और उसके खेत भी बंजर हो गए हैं, जिस वजह से उन्हें पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है। अगर आपसे हो सके तो आप उनकी मदद कर दें। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी दोस्त है तो मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। काजल को कहना कि कल वो अपने पिताजी को भेज दे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सिमरन अपनी दोस्त काजल से ये बात कह देती है। अगले ही दिन काजल के पिता सिमरन के पिता से मिलने जाते हैं। उन दोनों में कुछ देर बात हुई। फिर सिमरन के पिता ने काजल के पिता को काम पर रख लिया और अब वो वहीं काम करने लगे। जितना भी कागजी काम होता था वो सभी काम काजल के पिता ही किया करते थे। अब तक सिमरन के पिता को काजल के पिता पर बहुत भरोसा हो गया था और वो दोनों मिलजुल कर काम किया करते थे। कुछ महीने बीतने के बाद सिमरन के पिता को ऐसा महसूस हुआ कि हिसाब और कागजी कामों में कुछ गड़बड़ चल रही है। इधर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी चल रही है। आखिर क्या करूं? कौन है ये जो गड़बड़ी कर रहा है? काजल के पिताजी ये सब संभालते हैं, मगर वो तो बहुत ईमानदार हैं, ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ। तभी एक दिन सिमरन के पिता की नजर काजल के पिता पर पड़ती है। वो उनकी तिजोरी के पास खड़े थे और तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहे थे। उसी तिजोरी में सभी पैसे और महत्वपूर्ण कागज रखे जाते थे। सिमरन के पिता सोचते हैं, अच्छा, इसका मतलब मैंने इन्हें काम दिया और इन्होंने मेरे साथ ही धोखा करने का सोच रहे हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने सब देख लिया है, निकल जाइए और कभी लौट कर आने की जरूरत नहीं है। सिमरन के पिता ने काजल के पिता की चाल समझ ली और उन्हें काम से निकाल दिया। ये बात उन्होंने सिमरन को भी बता दी। ये बात सुनकर सिमरन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो काजल के पास जाती है और कहती है, काजल, तुम्हारे पिताजी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरे पिताजी ने ही उन्हें काम दिया और उन्होंने मेरे पिताजी को ही धोखा देना चाहा। माफ करना, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सब सुनकर काजल दुखी हो गई। फिर सिमरन के घर एक साध्वी महिला आती है जो कि बहुत ज्ञानी थी और अलग अलग तरह के जादू भी करना जानती थी। सिमरन उनसे मिलने जाती है। बोलो बच्चा, क्या जानना चाहती हो? जी, मेरे पिताजी ने मेरी दोस्त के पिताजी को नौकरी दी, मगर उन्होंने मेरे पिताजी के साथ ही धोखा करना चाहा। मैं इसके पीछे की सच्चाई जानना चाहती हूँ। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो महिला थोड़ी देर ध्यान करती है, फिर कहती है, अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी, मगर मैं तुम्हें ये जादुई पानी देती हूँ। तुम इस पानी को लेकर के जाओ और अपनी दोस्त काजल को भी साथ ले जाना।
जंगल के पास एक नदी है, उसमें इस पानी को डाल देना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जी ठीक है, जैसा आप कहें। सिमरन वो जादुई पानी लेकर काजल के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। उसके बाद दोनों जंगल के पास वाली नदी के पास आते हैं। उसके बाद उस जादुई पानी को नदी में डाल देते हैं और दोनों इंतजार करने लगती हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक खूबसूरत सी जल परी प्रकट होती है और सिमरन और काजल से कहती है, काजल के पिता बिल्कुल निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया गया है। कुछ लोगों को सिमरन के पिता और काजल के पिता की नजदीकियों से बहुत समस्या हो रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। कौन है वो जिसने ऐसा किया? तभी जल परी अपने जादू से सिमरन और काजल को सारी चीजें दिखाने लगती है कि सिमरन के पिता के साथ काम करने वाले 2 नौकरों ने सभी कागजों के साथ गड़बड़ी की। ये सब देखकर दोनों हैरान रह गयी। आखिर हम ये चीज अपने पिताजी को कैसे दिखा सकते हैं? जाओ बच्चों, उन्हें लेकर आओ। यहीं पास में 2 घर बना होगा, एक चांदी का घर होगा और दूसरा सोने का घर। सोने के घर में तुम लोग साथ रह सकते हो और सोने के घर से तुम लोग जो भी मांगोगे वो मिलेगा। और साथ ही चांदी के घर में जाने से सभी के बीच की गलतफहमी दूर हो जाएगी। उनके बीच जो भी समस्या है वो दूर हो जाएगी और उसमें सच्चाई दिख पाएगी। उसके बाद उस चांदी के घर का क्या होगा? जैसे ही गलतफहमी दूर हो जाएगी, चांदी का घर खत्म हो जाएगा और आगे कभी भी कोई भी गलतफहमी हो तो तुम लोग उस चांदी के घर को वापस बुला सकती हो। ये सब सुनने के बाद दोनों अपने अपने पिता के साथ उन्हें चांदी के घर में लेकर जाती हैं। वहाँ वो सभी सच्चाई देखकर हैरान रह जाते हैं। उस दिन आप तिजोरी के पास क्या कर रहे थे और उसे खोलने की कोशिश क्यों कर रहे थे? मैं तो हाल ही में तैयार हुए कागज को रखना चाह रहा था, इसीलिए मैं तिजोरी खोल रहा था। सारी सच्चाई जानने के बाद दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो जाती है और चांदी का घर गायब हो जाता है और फिर सभी मिलजुल कर सोने के घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में दिव्या नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। दिव्या के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। दिव्या और उसके माता पिता को हर छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता था। दूसरी तरफ दिव्या शहर में जादू सीखने वाले एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। फिर एक दिन तेज तूफान की वजह से दिव्या के घर की छत टूट जाती है। टूटी हुई छत ठीक करवाने के लिए दिव्या के माता पिता के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, जिस वजह से वो तीनों घर के बाहर खुले में ही रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। साथ ही उन दिनों बहुत कड़क ठंड का मौसम चल रहा था। दिव्या तो किसी तरह ठंड बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन उसके माता पिता की उम्र हो गई थी, इसीलिए ठंड की वजह से वो दोनों बहुत बीमार पड़ जाते हैं। हे ऊपर वाले, मेरे घर पर एक के बाद एक नई मुसीबत आ रही है। अब मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवा पाऊंगी? मेरे पास तो एक भी फूटी कौड़ी तक नहीं है। फिर अगले दिन दिव्या पैसों की मदद मांगने के लिए अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाती है। सर जी, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। मेरे माता पिता बहुत ज्यादा बीमार हैं। उनके इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसीलिए आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं कड़ी मेहनत और मजदूरी करके आपके पैसे लौटा दूंगी। दिव्या की ये बात सुनकर प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्यों दिव्या, तुझे मैं बेवकूफ लगता हूँ क्या? तूने कई महीनों से कॉलेज की फीस नहीं भरी और मुफ्त में यहाँ जादू सीख रही है। ऊपर से तू मुझे अपने माता पिता की बीमारी का बहाना बनाकर मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है।
मैं तेरे जैसी चालाक लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं नहीं सर जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हम लोग बहुत गरीब हैं। मेहरबानी करके मेरी मदद करिए। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, और वैसे भी मैंने तेरा नाम इस कॉलेज से काट दिया है। कल से तुझे कॉलेज आने की भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद दिव्या रोते हुए प्रिंसिपल के कमरे से बाहर निकल जाती है। हे ऊपर वाले, ये दुनिया कितनी मतलबी है। मुसीबत के वक्त गरीब की कोई भी मदद नहीं करता। अब मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवाऊंगी? तभी अचानक कॉलेज के कमरे से दिव्या को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। उस कमरे पर बहुत ही बड़ा सा ताला लगा हुआ था। साथ ही उस पर एक बोर्ड भी लगा था, जिस पर लिखा था कि अंदर जाना सख्त मना है। दिव्या उस कमरे के दरवाजे पर मौजूद शीशे से अंदर झांकने लगती है। वो देखती है कि अंदर सोने और चांदी से बने हुए दो कद्दू बैठे रो रहे थे। कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो, वरना वो दुष्ट प्रिंसिपल हम दोनों को जान से मार देगा। ये सुनकर दिव्या के होश उड़ जाते हैं। अरे, ये दोनों कद्दू बोल कैसे रहे हैं? अच्छा, तो हमारे प्रिंसिपल ने इन दोनों बेचारे कद्दू को कैद करके रखा है। मुझे इन दोनों को बचाना होगा। उसके बाद दिव्या कमरे की खिड़की तोड़कर अंदर दाखिल हो जाती है। फिर दिव्या उन दोनों कद्दू को उठाकर कॉलेज से बाहर भाग जाती है। थोड़ी ही देर के बाद दिव्या उन दोनों कद्दू को लेकर अपने माता पिता के पास चली जाती है। तभी अचानक वो दोनों कद्दू दिव्या के हाथ से छूटकर जमीन पर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते उन दोनों के शरीर का आकार बहुत ही विशाल हो जाता है और वो दोनों सुंदर से जादुई सोने चांदी की कद्दू घरों में बदल जाती हैं। हम दोनों को आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। हम जादुई तो सोने चांदी के कद्दू घर हैं। हम इस एहसान के बदले तुम्हारी 2 इच्छा पूरी करेंगे। हमारे घर की छत टूट गई है, क्या तुम हमारे घर को ठीक कर सकते हो? दिव्या के इतना कहते ही चांदी के जादुई कद्दू घर के अंदर से ढेर सारी चांदी बाहर निकलने लगती है। देखते ही देखते वो एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा चांदी का घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह, मजा आ गया। इतना सुंदर घर तो पूरी गांव में किसी का नहीं है। सुनो, मुझे ढेर सारी दौलत चाहिए ताकि मैं और मेरे माता पिता पूरी जिंदगी ठाठ से रह सकें। अच्छा रुको, मैं अभी तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करता हूँ। इतना कहकर सोने के जादुई कद्दू घर का दरवाजा खुल जाता है और उसके अंदर से हवा में उड़ते हुए ढेर सारे सोने के बिस्किट बाहर निकलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ बहुत सारे सोने के बिस्किट जमा हो जाते हैं। अच्छा, अब हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं। हमें अपनी जादुई दुनिया में वापस जाना है, ठीक है? इतना कहकर फिर वो दोनों जादुई सोने चांदी के कद्दू हवा में उड़कर वहाँ से अपनी जादुई दुनिया में चले जाते हैं। इस तरह से दिव्या की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है और वो अपने माता पिता का अच्छी तरह से इलाज करवाकर उनके साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। एक गांव में रानी और नीलम नाम की 2 सहेलियां थीं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। नीलम बहुत ही लालची और मतलबी लड़की थी, वहीं रानी बहुत ही समझदार और ईमानदार लड़की थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। रानी के पापा राजेश एक जादूगर थे। राजेश बहुत ही अच्छे और नेक दिल के थे। वो अपने जादू से दूसरों की मदद किया करते थे। मैं इस रानी की बच्ची से दोस्ती कर लेती हूँ, फिर इसके पापा से जादू सीखूंगी और देखना, फिर मैं बहुत ही अमीर और शक्तिशाली हो जाऊंगी।
ये बात सोचते सोचते नीलम रानी के पास जाती है। अरे रानी, तुम्हारे पापा को जादू करना आता है ना? तो तुम्हें भी आता होगा जादू करना तो। क्या तुम मुझे थोड़ा जादू सिखा सकती हो? अरे नहीं नहीं, मुझे तो बस थोड़ा ही जादू करना आता है। और हाँ, जादू सीखना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अरे यार, मेरा सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी जादूगरनी बनूं। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? एक काम करो, तुम अपने पापा को बोलो ना कि वो मुझे जादू सिखाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं अपने पापा से आज बात करूंगी कि वो तुम्हें जादू सिखा दे। रानी कभी कभी अपनी क्लास में बच्चों को जादू दिखाया करती थी। अरे रानी, एक काम करो ना, तुम मुझे गायब करके दिखाओ। रानी अपने जादू से उस बच्ची को गायब कर देती है। ये देखकर सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाने लगते हैं। जरा देखो तो इसे, ये पागल छोटा मोटा जादू दिखाकर बच्चों के सामने हीरोइन बन रही है। मैं जल्द ही इसके पापा से जादू सीखूंगी और फिर पूरे गांव पर राज करूंगी। नीलम रानी के पापा से जादू सीखने लगती है और छोटे मोटे जादू करना सीख जाती है। एक दिन, रानी, मुझे तुम्हारे घर पर जाना है। तुम कभी मुझे अपने घर पर क्यों नहीं बुलाती? क्या मैं तुम्हारी अच्छी फ्रेंड नहीं हूँ? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, तुम एक काम करो, आज शाम को मेरे घर पर आओ। नीलम शाम को रानी के घर पर पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद रानी के पापा एक झाड़ू पर उड़ते हुए अपने घर पर आते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी झाड़ू है ये। मुझे भी झाड़ू पर एक बार बैठकर उड़ना है। पापा, आप इसे एक बार इस झाड़ू पर बैठकर उड़ा दीजिए। मेरी सहेली का बहुत मन है। राजेश नीलम को जादुई झाड़ू पर बैठाकर उड़ाने लगते हैं। अगले दिन वो फिर से रानी के घर पर पहुंच जाती है। वो देखती है कि रानी के मम्मी पापा आज घर पर नहीं थे। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही मौका है। मैं इस रानी की बच्ची को पटा लेती हूँ और इसकी जादुई झाड़ू पर घूम कर आती हूँ। अरे रानी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना? क्या तुम मुझे एक बार फिर से उस झाड़ू पर उड़ा सकती हो? अरे नहीं नहीं, मेरे पापा आएंगे, मैं तब उनसे बोलकर तुम्हें फिर से उड़वा दूंगी। मैंने ये झाड़ू कभी नहीं उड़ाई है। मैं सब समझ गई हूँ, तुम मेरी दोस्त हो ही नहीं। तुम मुझे एक बार अपने झाड़ू पर भी नहीं उड़ा सकती। देखो, तुम गुस्सा मत करो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। उसके बाद जादुई झाड़ू पर बैठकर रानी नीलम को उड़ाने लगती है। चलते चलते वो दोनों सहेलियां एक पहाड़ी पर पहुंच जाती हैं। वहां वो देखती हैं कि उनके सामने एक सोने और चांदी के घर बने हुए थे। चलो नीलम, पापा के आने का समय हो गया है। अगर उन्होंने हमें झाड़ू के साथ देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। अरे चलते हैं ना, इतनी भी क्या जल्दी है। एक बार मुझे इस सोने और चांदी के घर को तो देखने दो। नीलम जिद करके जादुई घर के अंदर चली जाती है। वो दोनों देखते हैं कि सोने वाले घर में बहुत सारे सोने के सिक्के थे और चांदी वाले घर में बहुत सारे हीरे रखे हुए थे। ये देखकर नीलम के मन में लालच आ जाता है। अरे रानी, यहाँ पर कोई भी नहीं है। यार चलो जल्दी करो, हम थोड़े से हीरे उठा लेते हैं। अरे
ये तुम क्या बोल रही हो? हमें किसी की भी चीजें ऐसे नहीं उठानी चाहिए। तुम मेरी मानो और चलो यहाँ से। रानी नीलम को अपने साथ ले जाती है, लेकिन नीलम के मन में अभी भी धन दौलत का लालच भरा हुआ था। ये लड़की तो बिल्कुल पागल है। मुझे कैसे भी करके वो हीरे और सोने के सिक्के उठाने ही होंगे, फिर मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। एक दिन नीलम चुपके से रानी के घर पर जाती है और उसकी जादुई झाड़ू को चुरा लेती है। उस जादुई झाड़ू पर बैठकर वो सीधा उसी पहाड़ी पर पहुंच जाती है। वो सोने वाले घर से बहुत सारे सोने के सिक्के उठा लेती है और चांदी वाले घर से बहुत सारे हीरे उठा लेती है। वो सारी धन दौलत उठाकर वापस अपने घर पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर रानी आती है और अपनी जादुई झाड़ू उसके पास देख लेती है। रानी नीलम को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। चोर कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी जादुई झाड़ू उठाकर ले आए? मेरे पापा कब से परेशान हो रहे हैं, तुझे शर्म आनी चाहिए। बदले में नीलम रानी को 2 थप्पड़ लगाती है। अरे मामूली सी घटिया जादूगरनी, मेरे सामने ज्यादा जुबान मत चला। ये पकड़ अपनी सड़ी सी झाड़ू और निकल जा यहाँ से। नीलम धक्के मारकर रानी को घर से बाहर निकाल देती है। दोस्तों, वो सोने और चांदी का घर भैरव और बेताल नाम के 2 भूतों का था। वो दोनों भूत अपने घर में आते हैं। अरे ये देखो, मेरा तो सारा धन चोरी हो गया। क्या तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर में भी जाकर देखते हैं। ये क्या, मेरे घर में भी सारे हीरे चोरी हो गए हैं। आखिर ये चोरी की किसने? जिसने भी चोरी की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों भाई अपने जादुई गोले में नीलम को चोरी करते हुए देख लेते हैं। अच्छा, तो ये है वो चोर। चलो इसको अब सबक सिखाते हैं। दोनों भूत भाई नीलम के घर पहुंच जाते हैं। नीलम दोनों भूतों को देखकर बुरी तरह डर जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे घर में आकर चोरी करे? क्या चोर? चोरी? नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देख लालची लड़की, हमसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। हमें सब पता है कि तूने हमारे सोने और चांदी के घर में आकर चोरी की है। अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की। वो तो मेरी दोस्त रानी ने की थी। अरे मैंने उसे बहुत मना किया था, लेकिन वो मानी ही नहीं और सारा धन लेकर उसने अपने घर में छुपा दिया। आप मेरी मानो और सीधा उसके घर में जाओ और जाकर उसे पकड़ लो। मुझे माफ कर दो, मैंने सच में कोई चोरी नहीं की है। दोनों भूत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तूने हमें बेवकूफ समझा है क्या? हमें सब पता है कि असली चोर कोई और नहीं बल्कि तू खुद है। अरे लालची लड़की, हमने जानबूझकर अपने सोने और चांदी वाले घर में इतना धन रखा हुआ है ताकि तेरे जैसे लालची लोग हमारे घर में आए और हम उन्हें पकड़कर हमेशा के लिए अपना गुलाम बना सके। दोनों भाई नीलम को बहुत मारते हैं
और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और सोने वाले घर के अंदर उसे कैद कर देते हैं। एक दिन रानी और उसके पापा उसी पहाड़ी पर घूमने जाते हैं कि तभी सोने वाले घर से नीलम के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे पापा, ये तो नीलम की आवाज है। पापा, लगता है वो किसी परेशानी में है। चलिए पापा, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। दोनों बाप बेटी सोने वाले घर के पास जाते हैं कि तभी वहाँ पर वो दोनों भूत भाई प्रकट हो जाते हैं। ठहरो, तुम इस घर के अंदर नहीं जा सकती। देखो, इस घर में मेरी दोस्त है, मुझे उसे बचाना है। हाँ तो ठीक है, अगर तुम मेरे सोने वाले घर में जाओगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, जिससे तुम अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। और अगर तुम मेरे चांदी वाले घर में आती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी दोस्त लौटा दूंगा। मुझे धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस अपनी सहेली को बचाना है। इसीलिए मैं चांदी वाले घर में जाऊंगी। रानी चांदी वाले घर के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर दोनों भूत फिर से प्रकट हो जाते हैं। तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल की लड़की हो। तुमने धन दौलत का लालच बिल्कुल भी नहीं किया और अपनी दोस्त को बचाने के लिए यहाँ तक चली आई। दोनों भूत अपने जादू से नीलम को प्रकट करते हैं। देख लालची लड़की, आज हम तुझे तेरी दोस्त की वजह से छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर आगे से तूने फिर से लालच किया तो तुझे अगली बार इससे भी बढ़िया सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से सच में लालच नहीं करूंगी। उसके बाद रानी और उसके पापा अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर नीलम को अपने घर ले जाते हैं। रानी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। दोस्त, मुझे माफ कर दो। उसके बाद से नीलम और रानी दोबारा से अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है आसमान में सोने और चांदी के दो पर्स घरों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में पूनम अपनी नानी चमेली और अपने मामा मामी के साथ रहती थी। बचपन में ही पूनम के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी नानी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके मामा मामी की एक बेटी थी जिसका नाम टीना था। पूनम को उसकी मामी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे सुनो जी, इस बुढ़िया ने तो हमारी सारी जमीन बेच दी और सारे पैसे अपनी लाडली नातिन पूनम पर खर्च कर रही है। अरे हमारी भी तो बेटी है, बुढ़िया तो हमें 1 रुपया नहीं देती। ऐसा ही चलता रहा तो हम दोनों कंगाल हो जाएंगे और एक दिन इस घर को भी बेच देगी वो बुढ़िया। बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मैं भी माँ की इस हरकत से बहुत परेशान हो गया हूँ। वो इस पूनम की बच्ची को पढ़ाना लिखाना चाहती है। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये लड़की इतना पढ़ लिख कर करेगी क्या। अगर कुछ बन भी गई तो वो तो अपने ससुराल चली जाएगी और ये बुढ़िया हमारे सर पर बोझ बनकर बैठी रहेगी। हाँ जी, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा और ये दोनों नानी नातिन को घर से बाहर करना होगा। ओहो, लेकिन ये घर तो माँ के ही नाम है
हम उन्हें कैसे निकालेंगे इस घर से? वो चाहे तो हमें निकाल कर बाहर फेंक सकती हैं। उसके बाद हमारा रहने का भी कोई स्थान नहीं, ऊपर से मेरी नौकरी भी नहीं लग रही। वो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो, देख लेना मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन मामी एक कागज लेकर बूढ़ी नानी के पास जाती हैं। माँ जी, घर की सफाई करते समय मुझे ये कुछ कागज नजर आए थे। पिताजी ने आपके नाम 5 लाख रुपए की एफडी करा रखी थी और अब तो वो एफडी पूरे 10 लाख रुपए की हो चुकी है। आप जल्दी से इन पेपरों पर साइन कर दीजिए, मैं पैसे निकलवा कर लाती हूँ माँ जी। वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई तूने। वैसे भी मुझे पूनम के कॉलेज की फीस भरनी थी और उसके लिए कुछ किताबें भी लेकर आनी थी। तू जल्दी से ये सारे पैसे निकलवा करके लेकर आ जा बेटा, जल्दी से ले आ। उसके बाद गुड़िया उस कागज पर साइन कर देती है। मामी हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद, अरे बहू, तूने कुछ दिन पहले मुझसे एफडी के कागज पर साइन कराई थी, तूने अभी तक मुझे वो पैसे नहीं दिए बेटा। ला बेटा, वो पैसे दे दे, मुझे पूनम के कॉलेज की फीस भरनी है, उसके लिए कुछ किताबें भी लेकर आनी है। अरे बुढ़िया, तुझे अपनी एक ही नाती नजर आती है क्या? दूसरी पोती नहीं है क्या तेरी? तू कभी भी उसके बारे में नहीं सोचती? मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली और मेरे पास कोई एफडी नहीं थी, समझी तू? मैं तो बस तुझसे जमीन और जायदाद के कागज पर साइन कराने आई थी और तूने खुशी खुशी अपनी सारी जमीन जायदाद सीधा मेरे ही नाम कर दी। इतना कहकर उसकी मामी जोर जोर से हंसने लग जाती है। तभी उसके मामा वहाँ आ जाते हैं। देख बेटा, तेरी पत्नी ये क्या बोल रही है? उसने धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करा ली है। ये तो गलत बात है ना बेटा? अरे माँ, इसमें गलत क्या है? तू हमेशा एक ही नातिन के बारे में सोचती है, सारे पैसे उसी के ऊपर उड़ाती है। हम तो तेरे जैसे कुछ है ही नहीं। आपने कभी भी आज तक हमारे बारे में नहीं सोचा। सारी जमीन जायदाद तूने अपनी नातिन के लिए बेच दी। अरे हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ देती। क्या हमारा तुझ पर कोई हक नहीं है माँ? अरे नालायक, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू तो कभी एक पैसा नहीं कमाता। घर का खर्चा कौन चला रहा है? सारे पैसे मैं तुम्ही ही तो देती हूँ बच्चों। बस कर बुढ़िया, तेरा बहुत हो गया। अब तू अपनी इस नातिन को लेकर घर से बाहर निकल जा, समझी? अब हम तुझे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? इस उम्र में इस बच्ची के साथ मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी बेटी? एक काम कर, नदी में कूद जा। हमें तुझसे और तेरी नातिन से कोई मतलब नहीं, समझी? चाहे तू कहीं भी जा और कहीं भी मर, हमें कोई परवाह नहीं है। चुपचाप जल्दी से निकल ले, वरना डंडे मार के तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। हे भगवान, शायद यही दिन देखना रह गया था मेरी जिंदगी में। देखना, एक दिन तुम दोनों बिल्कुल कंगाल हो जाओगे और दर दर की ठोकरें खाओगे। ये मेरा श्राप है तुम दोनों को। चल चल बुढ़िया, हो गया तुम दोनों का। हम तेरे श्राप से बिल्कुल नहीं डरते, समझी? निकल ले यहाँ से। दोनों नानी नातिन चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। बेटा, अब मैं तुझे लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तो अब एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। कोई बात नहीं नानी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम शहर चलते हैं नानी जी। मैं वहाँ किसी कंपनी में नौकरी पर लग जाऊंगी और हम फिर से हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन बेटा, मेरे पास तो शहर जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। बिना पैसों से हम शहर कैसे जाएंगे नानी जी? बेटी, गांव में एक जंगल का रास्ता है जो सीधे शहर की तरफ से निकलता है। हम वहीं से चलते हैं बेटा, 1-2 दिन में पहुंच ही जाएंगे शहर। दोनों नानी नातिन जंगल की ओर निकल पड़ती हैं। फिर थोड़ी देर बाद, मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि अब इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं रही। कैसे चलूँ मैं?
थोड़ी देर यहाँ रुक कर आराम कर लेती हैं। ये मीठे मीठे फल तोड़कर अपनी भूख मिटा लेते हैं बेटी। ठीक है नानी जी, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आती हूँ। उसके बाद पूनम फल तोड़ने के लिए चली जाती है। तभी उसे जंगल में सोने चांदी के 2 पर्स घर दिखाई देते हैं। ये देखकर पूनम हैरान रह जाती है और सीधा अपनी नानी के पास जाती है। नानी जी, जल्दी से मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। पूनम अपनी नानी को लेकर उन पर्स घर के पास लेकर जाती है। ये देखो नानी जी, यहाँ 2 सोने चांदी के पर्स घर है नानी जी। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है। अरे वाह नानी जी, लगता है हम परीलोक में आ गए हैं। आइए, आप दोनों का हमारे परीलोक में बहुत बहुत स्वागत है। हमें माफ करना बिटिया, हम गलती से आ गए यहाँ पर। नानी जी, हम तो खुद आपको यहाँ लाना चाहते थे। ये जादुई पर्स घर भी उन्हीं को दिखाई देते हैं जिन्हें हम दिखाना चाहते हैं। आपकी ये नातिन पूनम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल लड़की है। हमारी रानी परी ने एक काम के लिए आपकी नातिन को चुना है। परी पूनम को लेकर 2 सोने और चांदी के जादुई पर्स घर के सामने जाती है। इस एक पर्स घर में हमारी रानी की बेटी कैद है। पूनम, तुम्हें उसे बचाना होगा। जरूर, मैं उन्हें जरूर बचाऊंगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है और तभी दोनों जादुई घर बोलते हैं, देख लड़की, तू उस रानी की बेटी को मत बचा, तू जल्दी से मेरे अंदर आ जा। मैं तुझे खूब ढेर सारी धन दौलत दूंगा। जिंदगी भर तुझे कमाने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, तुम मेरे अंदर आओ, मैं तुम्हें रानी की बेटी का पता बताऊंगा। लेकिन माफ करना बेटी, मैं बदले में तुम्हें धन दौलत नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे जिस काम के लिए चुना गया है, पहले वो काम करना है। उनकी बेटी को वापस लेकर आना है मुझे। उसके बाद पूनम जादुई चांदी के पर्स घर के अंदर चली जाती है। आगे चलकर उसे एक गुफा नजर आती है। उस गुफा में रानी की बेटी कैद थी। पूनम रानी की बेटी को लेकर बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है। बिटिया, तुमने मेरी बेटी को बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुमने लालच नहीं किया। तुम बहुत ही अच्छी और नेक दिल की लड़की हो। ये जादुई सोने का घर आज से तुम्हारा हुआ बेटी। तुम इससे जितना चाहोगी उतना सोना और चांदी ले जा सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है और पूनम जादुई सोने के घर के अंदर जाती है और सोना लेकर बाहर आ जाती है। उसके बाद वो अपनी नानी को वो सारी बातें बताती है। फिर दोनों शहर जाकर अपना एक सुंदर सा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। अब जब भी उन्हें पैसे की जरूरत होती तो वो जादुई पर्स घर से मांग लिया करती थी। एक बार की बात है, परी और आरुषि नाम की 2 बहनें गोरखपुर गांव में एक झोपड़ी में रहती थी। परी और आरुषि के माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उस समय परी और आरुषि घर पर अकेली थी। कुछ समय पहले उनका परिवार बहुत ही हंसी खुशी से रहा करता था। एक दिन कुछ ऐसा होता है जब परी के पिता गुप्ता और माँ सुशीला बाजार में आरुषि का जन्मदिन मनाने के लिए केक और कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हैं। लेकिन सामान लेने के बाद जब दोनों घर आ रही होती हैं, तभी उनका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। गुप्ता और सुशीला गांव से बाहर शहर में खरीदारी करने के लिए जाते हैं, इसलिए उन्हें शहर में कोई भी नहीं जानता। वहाँ के लोग एक्सीडेंट की खबर पुलिस वालों को दे देते हैं। जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि वो किस गांव से हैं। पुलिस वाले मिलकर उन दोनों के शव को उठाकर उनके घर पर छोड़ देते हैं। ये देखकर परी बहुत दुखी होती है।
और आरुषि बहुत रोती है। माँ, पिताजी, ये क्या हो गया? आप हमें इस दुनिया में अकेले छोड़ के क्यों चले गए? अब हम आपके बिना कैसे रहेंगे? आरुषि अभी बहुत छोटी थी, इसलिए वो ये सब कुछ नहीं समझ पा रही थी। लेकिन आरुषि को यूँ रोता हुआ देखकर परी भी रोने लगती है। परी अपने आप को संभालती है और आरुषि को भी। उसके बाद परी अपने माता पिता का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर देती है और अब वो अपनी छोटी बहन आरुषि के साथ ही रहने लगती है। परी घर के सारे काम करती है। सुबह उठकर घर में झाड़ू पोछा लगाती है और नाश्ता तैयार कर आरुषि को दे देती है। परी अब बहुत समझदार हो गई थी। परी के माता पिता को गुस्से हुए पूरे 1 साल बीतने वाला था कि फिर से आरुषि का जन्मदिन करीब आ रहा था। फिर आरुषि अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी, मेरा जन्मदिन आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊं, लेकिन हमारे पास तो 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं है। हम मेरा जन्मदिन कैसे मनाएंगे दीदी? अरे तो चिंता मत कर मेरी छोटी बहन, मैं तेरा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाऊंगी। मैं कुछ काम करूंगी जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और हम तेरे जन्मदिन पर बड़ा सा केक काटेंगे और खूब मस्ती करेंगे। परी आरुषि को खुश करने के लिए ये सारी बातें कह तो देती है, लेकिन परी ये नहीं जानती थी कि वो आरुषि का जन्मदिन कैसे मनाएगी, क्योंकि उसके पास तो 1 भी रुपए नहीं थे। परी का घर जंगल के बीचों बीच था। वो टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी, जिसके चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। परी और आरुषि की पूरे गांव में चर्चा होती थी। दोनों बहनें बहुत ही समझदार थीं और वो दोनों सभी की इज्जत भी करती थी। एक दिन अपना मन हल्का करने के लिए परी और आरुषि जंगल में घूमने के लिए चली जाती हैं। तभी उन्हें एक बहुत ही अजीब सा कुछ दिखाई देता है। वो देखती हैं कि जंगल में 2 बड़े बड़े केक के रूप में सोने और चांदी के घर बने हुए हैं। सोने और चांदी के केक का घर देखकर दोनों बहनें बहुत हैरान रह जाती हैं। अरे दीदी, ये देखो, इतना बड़ा केक का घर, वो भी सोने चांदी का। मैंने तो आज तक नहीं देखा। और देखो तो ये कितना चमक रहा है। अरे हाँ आरुषि, ये तो बहुत ही ज्यादा चमक रहा है, बिल्कुल सोने और चांदी की तरह। क्या हमें इसके अंदर चलकर देखना चाहिए? हाँ दीदी, हमें इसके अंदर चलकर देखना चाहिए। आखिर ये है क्या? क्या पता इससे हमारी कुछ मदद हो जाए। इतना सोचकर दोनों बहनें चांदी वाले केक के घर के अंदर चली जाती हैं। वो वहाँ देखती हैं कि वो घर तो बहुत ही खूबसूरत है। उस केक के घर के अंदर हर जगह पर ढेर सारा खजाना रखा हुआ था। ये देखकर उन्हें अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो दोनों बहनें अपने साथ थोड़ी बहुत धन दौलत ले लेती हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए वापस अपनी झोपड़ी में पहुंच जाती हैं। अब वो दोनों बहनें सोने चांदी के केक के घर से लिए हुए पैसों का इस्तेमाल करती हैं। जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती है तो वो सोने चांदी के केक के घर में चली जाती थीं। वो सोचती हैं कि सोने चांदी के केक के घर के बारे में किसी को बताया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए वो दोनों बहनें उन सोने चांदी के केक के घरों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी और अपनी जरूरत के अनुसार उसमें से पैसे ले लिया करती थी। एक दिन दोनों बहन घर के अंदर जा रही होती हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें एक बुढ़िया नजर आती है। फिर परी उन बुढ़िया दादी से कहती है, अरे दादी माँ, हमने इससे पहले आपको यहाँ पर कभी भी नहीं देखा। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, मैं तो यहाँ पर इस केक के घर की सुरक्षा करती हूँ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो बेटा? दादी माँ, मैं पास की ही एक झोपड़ी में रहती हूँ। मेरे माता पिता कुछ समय पहले गुजर गए।
एक बार जब हम दोनों बहनें जंगल में घूम रही थी, तभी हमें ये सोने चांदी का केक का घर दिखाई दिया। इसलिए हम दोनों बहनों को जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हम इस केक के घर के पास आ जाती हैं। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तुम दोनों बहनें बहुत ही नेक और अच्छे दिल की और बहुत ही ईमानदार हो, इसलिए ये केक का घर तुम्हारी मदद करता है। फिर वो बूढ़ी औरत उन दोनों बहनों को बताती है कि वो जंगल में रहती है और उन दोनों सोने चांदी के केक के घरों की रक्षा करती है। बूढ़ी दादी माँ, अगर आप जानती हैं कि ये सोने चांदी के घर एक जादुई घर है, तो फिर आप इनसे मदद क्यों नहीं मांगती हैं? बेटा, मुझे किसी की भी मदद की आवश्यकता नहीं है। ये सोने चांदी के केक के घर केवल नेक और सच्चे लोगों की ही सहायता करते हैं। अगर तुमने कभी भी कोई लालच किया तो ये तुम्हारी मदद भी कभी नहीं करेगा। इसलिए आज तक इस सोने चांदी के केक के घर का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर पाया है सिवाय तुम्हारे। और परी और आरुषि बूढ़ी दादी की बात को बहुत ही अच्छे से समझ जाती हैं। परी और आरुषि का इस दुनिया में कोई भी नहीं था और उस बूढ़ी दादी का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। अब परी और आरुषि उस बुढ़िया के साथ जादुई सोने चांदी के केक के घरों में ही रहने लगती हैं और वो हमेशा दूसरे लोगों की मदद भी करती हैं। धीरे धीरे करके दोनों बहनें गांव की तरक्की करती हैं और गांव में मुफ्त अस्पताल, मुफ्त शिक्षा का बंदोबस्त कर लेती हैं। इसके बाद सभी गांव वाले परी और आरुषि की बहुत तारीफें करते हैं। अब दोनों बहनें हंसी खुशी से सोने और चांदी के केक के घरों में उन बूढ़ी दादी के साथ ही रहने लगती हैं। एक गांव में शनाया नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी माँ एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी, लेकिन वो बहुत ही अच्छी और नेक दिल की औरत थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी और अपने जादू का प्रयोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए ही करती थी। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत उनके पास आती है और बोलती है, बिटिया, मेरी बेटी की शादी है बेटा। मैं बहुत गरीब हूँ बिटिया, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। ठीक है बुढ़िया माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। इतना कहकर वो अपनी जादुई छड़ी से सोने के ढेर सारे सिक्के प्रकट करती है। बेटा, तूने मुझ गरीब की बहुत मदद की है, ऊपर वाला तेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। इतना कहकर वो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। ये सब करते हुए शनाया अपनी माँ को देख लेती है। शनाया सीधा अपनी माँ के पास जाती है। माँ, आप अपने जादू से हमेशा दूसरों की मदद करती हो, आप मेरी भी मदद कर दो माँ। जरूर बेटा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? माँ, आप इतनी बड़ी जादूगरनी हो, मुझे भी थोड़ा जादू सिखा दो ना। बिटिया, तुम्हारी अभी पढ़ाई की उम्र है, इसीलिए मन लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम बड़ी हो जाओगी, मैं जादू तुम्हें तब सिखाऊंगी। अभी तुम ये सब नहीं सीख पाओगी बेटा। आप सीधा सीधा बोल दो ना माँ कि आप मुझे जादू सिखाना ही नहीं चाहती। इतना कहकर शनाया जोर जोर से रोने लग जाती है। उसकी माँ उसे रोता हुआ देखकर दुखी हो जाती है। रोना बंद करो बेटी, तुम्हें जादू सीखना है ना, मैं जरूर सिखाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम मुझसे वादा करो कि कभी भी तुम अपने जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करोगी और हमेशा अपने जादू को दूसरों की मदद के लिए ही उपयोग करोगी। ठीक है माँ, मैं हमेशा दूसरों की मदद के लिए ही अपने जादू का इस्तेमाल करूँगी, कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ। ठीक है बेटा, अब तुम तैयार होकर स्कूल जाओ। स्कूल से आने के बाद मैं तुम्हें थोड़ा जादू सिखाऊंगी। शनाया खुशी खुशी अपने स्कूल चली जाती है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। स्कूल से आने के बाद उसकी माँ उसे जादू सिखाती है।
इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। शनाया अब थोड़ा बहुत जादू करना सीख चुकी थी। एक दिन स्कूल में, अरे शनाया, तुम्हारी माँ तो इतनी बड़ी जादूगरनी है, पूरे गांव की मदद करती है। तुझे भी तो थोड़ा बहुत जादू आता ही होगा ना? हाँ, और नहीं तो क्या। थोड़ा क्या, मुझे तो बहुत सारे जादू आते हैं। लेकिन मेरी माँ ने बिना वजह जादू का इस्तेमाल करने के लिए मना किया है। अरे, हम तुझसे कोई काम नहीं करवा रहे, लेकिन तू छोटा मोटा तो जादू दिखा हमें। सभी बच्चे जिद करने लगते हैं। शनाया प्लीज दिखा ना, शनाया जादू दिखा ना प्लीज। शनाया दिखा ना जादू, दिखा ना शनाया। शनाया दिखा ना शनाया। अच्छा ठीक है, रुको तुम सभी, मैं तुम्हें जादू दिखाती हूँ। शनाया अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सभी बच्चों के लिए कपकेक प्रकट करती है। ये लो, ये सभी कपकेक सिर्फ तुम्हारे लिए, खा लो तुम सभी। सभी बच्चे कपकेक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और शनाया के लिए तालियां बजाते हैं। तभी एक लड़की बोलती है, शनाया एक और जादू दिखा ना, ये बहुत अच्छा जादू था शनाया। शनाया अपनी जादुई छड़ी से एक लड़की को गायब कर देती है और थोड़ी देर बाद उसको वापस ले आती है। सभी बच्चे ये देखकर तालियां बजाने लगते हैं और शनाया की बहुत तारीफ करने लगते हैं। उसी की क्लास में एक माया नाम की लड़की पढ़ती थी। वो हमेशा दूसरों को देखकर सिर्फ जलती ही रहती थी। ऐसा भी क्या जादू कर दिया इसने, सभी बच्चे इसी के गुण गा रहे हैं। देखना, मैं इससे भी बड़ी जादूगरनी बनूंगी और सभी को अपने वश में कर लूंगी। फिर ये सभी लोग जो आज इसके लिए तालियां बजा रहे हैं, वो फिर मेरी तारीफ करेंगे। उसके बाद माया शनाया के पास जाती है और बोलती है, ओ शनाया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ बाहर आना। माया शनाया को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। क्या बात है, क्या बात करनी है तुम्हें, बताओ। यार, तू कितना अच्छा जादू करती है, मुझे भी कुछ सिखा दे। मुझे भी जादू सीखने का बहुत मन करता है। मैं भी एक बहुत बड़ी जादूगरनी बनना चाहती हूँ और तेरी माँ की तरह मैं सब लोगों की मदद करना चाहती हूँ। मुझे भी जादू सिखा ना शनाया। नहीं, मेरी माँ कहती है पहले हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, उसके बाद वो हमें जादू सिखाएंगी। अच्छा ठीक है, अगर तू मेरी मदद नहीं करना चाहती तो मत कर। तो मुझे ये जवाब देगी, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी शनाया। अरे तू उदास क्यों हो रही है, मैं आज जाकर अपनी माँ से बात करती हूँ। फिर अगले दिन, सुनो माया, तुम शाम को मेरी माँ के पास आ जाना, वो तुम्हें आज जादू सिखाएंगी। शाम को माया जादू सीखने के लिए उनके घर आ जाती है। शनाया की माँ दोनों को जादू करना सिखाती है और माया भी थोड़ा बहुत जादू करना सीख जाती है। एक दिन, सुनो बेटी, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी बड़ी होकर गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो। आज मैं तुम दोनों को एक ऐसी जगह लेकर जा रही हूँ जहाँ सिर्फ एक जादूगर ही जा सकता है। उसके बाद तीनों अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर एक जंगल में चली जाती हैं। जंगल में एक पेड़ पर 2 सोने और चांदी के लहंगे के घर थे। शनाया की माँ उन दोनों लड़कियों को सोने वाले लहंगे के घर में लेकर जाती हैं, जहाँ पर बहुत सारी धन दौलत रखी थी। अरे वाह, कितनी सारी धन दौलत है, मैंने जिंदगी में कभी इतनी धन दौलत नहीं देखी। ये सारी धन दौलत हमें दूसरों की मदद के लिए ही उपयोग करनी है। हमें इस धन दौलत को अपने स्वार्थ के लिए कभी भी प्रयोग में नहीं लाना। उसके बाद शनाया की माँ उन दोनों लड़कियों को जादुई चांदी के लहंगे के घर में ले जाती हैं। उस घर में एक बहुत बड़ी जेल थी। अगर कोई भी जादूगर अपने स्वार्थ के लिए जादुई सोने के लहंगे के घर से धन दौलत लेकर चला जाता है और उसका इस्तेमाल करता है, तो ये चांदी का लहंगा घर उसे तुरंत सजा देता है और उसकी सजा से हमें कोई नहीं बचा सकता।
इसीलिए तुम दोनों जादुई सोने के लहंगे घर की दौलत सिर्फ गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए ही करना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। हम हमेशा इस धन दौलत का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए ही करेंगे। उसके बाद तीनों अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर वापस अपने घर चली जाती हैं। वहीं माया उस जादुई सोने के लहंगे के घर के बारे में सोच रही होती है। अरे भाड़ में गया ये जादू वादू, अगर मेरे पास ये जादुई सोने के लहंगे की धन दौलत आ जाए तो मैं दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगी। मेरे पास पावर होगी, मेरे पास पैसा होगा और दुनिया मेरे सामने झुकी ही रहेगी। अब मैं जल्दी से जाकर वो सारी धन दौलत उठा कर लाती हूँ। माया जादुई झाड़ू पर बैठकर फिर से सोने के लहंगे के घर के पास चली जाती है और उसके अंदर जाकर सारी धन दौलत इकट्ठी करने लगती है और अपना थैला लेकर वहाँ से भागने लगती है। माया को ये करते हुए जादुई चांदी का लहंगा घर देख लेता है। ठहर जा लड़की, इतनी आसानी से नहीं भाग सकती तू। तूने लालच में आकर सारी धन दौलत अपने पास रख ली है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज तेरी खैर नहीं, भागने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद जादुई चांदी का लहंगा घर उसे अपने अंदर खींच लेता है और उसे पकड़कर अंदर जेल में डाल देता है। मुझे माफ कर दो मुझे, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। घर जाने दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन जादुई चांदी का लहंगा उसे माफ नहीं करता और सारी जिंदगी के लिए उसे जेल में कैद कर लेता है। वहीं शनाया बड़ी हो जाती है और अपनी माँ की तरह वो एक बहुत बड़ी जादूगरनी बन जाती है। शनाया भी अपनी माँ की तरह गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगती है और कभी भी लालच नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में किसी को भी पता नहीं चलता कि माया जादुई चांदी के लहंगे के घर के अंदर हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। एक गांव में संजना अपनी माँ रूपाली और अपने छोटे भाई चिंटू के साथ रहती थी। उसकी माँ गांव में एक सूप का ठेला लगाती थी और अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। वो अपनी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहती थी। संजना बेटा, मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। तुम लगातार पढ़ाई करना, पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहने देना। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है बेटा। हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और आपका नाम भी रोशन करूँगी और मुझे अपने छोटे भाई को भी तो पढ़ाना है। संजना गांव के एक छोटे सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं कैसे अपनी बेटी का भविष्य बनाऊंगी? ये सोचते सोचते वो अपनी सूप की दुकान पर चली जाती है। तभी उसकी दुकान पर एक आदमी सूप पीने आता है। अरे बहन जी, एक बढ़िया और चटपटा सा सूप बनाइए। रूपाली उसके लिए एक चटपटा सूप बनाती है और उस आदमी को दे देती है। वाह बहन जी, क्या सूप बनाया है आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद वो आदमी उसे 500 का नोट देता है। मालिक, मेरे पास छुट्टा नहीं है, मुझे बस 20 रुपए चाहिए। अरे कोई बात नहीं बहन जी, तुम ये सारे पैसे रख लो, मुझे तुमसे कुछ भी वापस नहीं चाहिए। माफ करना भाई साहब, लेकिन मैं इतने सारे पैसे नहीं रख सकती। अगर आपके पास छुट्टे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। वाह बहन जी, तुम बहुत ईमानदार हो। कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मालिक, मेरी एक बेटी है, वो बहुत ही होनहार है। मैं उसे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मालिक, यदि आप जानते हैं तो मुझे कोई सस्ता और अच्छा स्कूल बता दीजिए मालिक।
अरे बहन जी, एक बहुत ही अच्छा स्कूल है, उसमें मुफ्त शिक्षा के फॉर्म निकले हुए हैं। मैं आपको ये फॉर्म देता हूँ। ये लो, तुम अपनी बच्ची से ये फॉर्म भरवा देना। अगर तुम्हारी बेटी टेस्ट पास कर लेती है तो उसे फ्री में एक अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिल जाएगा। ये सुनकर रूपाली बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो फॉर्म लेकर अपने घर आ जाती है। संजना बेटा, जल्दी यहाँ आओ बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। भागी भागी संजना अपनी माँ के पास आती है। क्या हुआ माँ, क्या लेकर आई हैं आप? बेटा, ये बहुत ही अच्छे स्कूल का स्कॉलरशिप का फॉर्म है, तू इसे जल्दी से भर दे और अपने टेस्ट की तैयारी कर। कुछ दिनों बाद संजना का टेस्ट होता है और संजना उस टेस्ट को पास कर लेती है। उसके बाद संजना को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। स्कूल में सभी अमीर बच्चे आते थे। संजना पहले दिन अपने स्कूल जाती है। अरे वो देखो, हे भगवान, ये कैसी लड़की आ रही है यहाँ। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी कबाड़ी वाले की बेटी है। हाय, मैं संजना हूँ। तुम्हारा इस स्कूल में एडमिशन कैसे हुआ? मुझे स्कॉलरशिप मिली है, मैंने एक टेस्ट पास किया था। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये लड़की कबाड़ी वाली लड़की लग रही है। ए सुन कबाड़ी, हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तेरे जैसी लड़कियों से दोस्ती करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं ये स्कूल वाले ऐसे बच्चों का एडमिशन क्यों कर लेते हैं। इसी तरह हर रोज स्कूल में बच्चे संजना का मजाक उड़ाते थे और हमेशा उस पर हंसते रहते थे, लेकिन संजना उन पर कभी भी ध्यान नहीं देती थी और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। एक दिन उनके स्कूल में एक फंक्शन की पार्टी की तैयारियां चल रही थी। सभी बच्चे बहुत खुश थे। अरे मेरे पापा शहर से एक बहुत ही सुंदर ब्रांडेड लहंगा लेकर आए हैं, मैं तो कल वही पहन कर आऊंगी। हाँ, और मेरी मम्मी भी मेरे लिए एक इतना सुंदर लहंगा लेकर आई है, मैं भी वही पहन कर आऊंगी। बच्चे अपने अपने कपड़ों की चर्चा कर रहे थे कि तभी वहाँ पर संजना आ जाती है। अरे संजना, तुम क्या पहन कर आओगी कल? अरे तू इससे क्या पूछ रही है, ये तो भिखारन है। इसके स्कूल की ड्रेस तो इतनी गंदी और फटी पुरानी होती है, ये कौन से नए कपड़े पहन कर आ सकती है। ये सुनकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। संजना दुखी होकर अपने घर चली जाती है। क्या हुआ बेटा, आज इतनी परेशान क्यों हो? माँ, कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्या बात है बेटा, ऐसा क्या हुआ? माँ, कल स्कूल में एक फंक्शन का सेलिब्रेशन है, सभी बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। अगर मैं अच्छे कपड़े पहनकर नहीं गई तो सभी लोग मुझ पर हंसेंगे। नहीं बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बहुत अच्छा लहंगा सिलूंगी। नहीं माँ, आपको भी पता है ना घर का सिला हुआ लहंगा कैसा होता है, मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे सब। लेकिन संजना की माँ अपने पुराने कपड़ों से एक लहंगा बनाने लगती है। रात को लहंगा सिलते हुए उसकी उंगली कट जाती है। अरे मेरी आवाज सुनकर तो बच्चे उठ जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से ऊपर चली जाती हूँ। वो छत पर जाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर सौम्या नाम की एक लड़की आ जाती है। अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मेरी उंगली कट गई है। कल मेरी बेटी के स्कूल में एक फंक्शन है। अगर मैं अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस तैयार नहीं कर पाई तो मेरी बेटियां कल क्या पहन कर जाएगी। सभी बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाएंगे। सौम्या परी अपने जादू से एक जादुई सोने का लहंगा प्रकट करती है। ये लो, ये जादुई लहंगा है, तुम ये लहंगा अपनी बेटी को दे देना। इतना कहकर
परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर अगले दिन, बेटा संजना, उठो बेटा, स्कूल के लिए तुम्हें तैयार भी होना है। नहीं माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे बेटा, एक बार अपना लहंगा तो देख ले। लहंगे का नाम सुनते ही संजना फटाफट से उठ जाती है और अपने सामने इतना सुंदर लहंगा देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इतना सुंदर लहंगा है, कहाँ से लाई आप माँ? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। तुम जल्दी से अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। संजना अपना सोने का लहंगा पहनकर स्कूल पहुँच जाती है। सभी लड़कियाँ संजना को देखती रह जाती हैं। उन्हीं में से एक लड़की, जिसका नाम सोनी था, वो संजना से बोलती है, तुम इतना सुंदर लहंगा कहाँ से लेकर आई हो संजना? मुझे सब पता है, तुम्हारी माँ तो सूप वाली है ना, वो तो तुम्हें सिंपल लहंगा भी नहीं दिला सकती। हम गरीब हैं, तो क्या हम लहंगा नहीं खरीद सकते? और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि ये लहंगा मैं कहाँ से लेकर आई हूँ? सभी लड़कियाँ संजना के लहंगे की तारीफ करती हैं। ये देखकर सोनी बहुत गुस्सा हो जाती है। स्कूल के बाद सोनी अपने घर जाती है और अपने पिता जेठालाल को सारी बातें बताती है। जेठालाल गुस्से में संजना के घर पहुंच जाता है। अरे ओ रूपाली की बच्ची, बाहर निकल। रूपाली बाहर आती है। क्या हुआ सेठ जी, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे तू अपनी बेटी के लिए सोने का लहंगा खरीद रही है। मेरा उधार उतारने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है। मैं तो सोचता था कि बेचारी विधवा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मेरे पैसे दे देगी। सेठ जी, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है सेठ जी। यदि तेरे पास कुछ भी नहीं है, तो अपनी बेटी के लिए सोने का लहंगा कहाँ से लेकर आई? कहाँ से उसे इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रही है और मुझे बोल रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है? तूने अपने घर के कागज मेरे पास गिरवी रखे हुए हैं। तेरा समय खत्म हो चुका है, निकल जा इस घर से। वो तीनों को उस घर से निकाल देता है। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? तभी रूपाली को परी के जादुई लहंगे की याद आती है। बिटिया, ये कोई आम लहंगा नहीं है, ये जादुई लहंगा है। तू इससे जो भी मांगेगी, ये तुझे दे देगा। हे जादुई लहंगे, हमें एक घर दे दो। संजना के इतना कहते ही वहाँ पर जादुई सुनहरे लहंगे का घर प्रकट हो जाता है। ये देखकर तीनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब जादुई लहंगे से वो हर चीज मांग लेते थे। अब संजना भी दूसरी लड़कियों की तरह अच्छे कपड़े पहनने लगी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन